Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we will start the first chapter of 12th bio, which is reproduction in organism. अब देखिए, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में किन दो बातों को समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और फिर उस रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स हम देखेंगे, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो लाइफ स्पेन है वो होता क्या है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक जीता है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो क्या करता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो जी पाता है। हाँ, और ये बर्थ से लेकर तो नेचुरल डेथ तक, नेचुरल डेथ इसलिए बोला है क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ जो डेथ है उसका नहीं माना गया है। तो बर्थ से लेकर तो जो नेचुरल डेथ रहती है, हाँ मृत्यु रहती है, वहाँ तक के जो समय है उसके बीच, मतलब बर्थ से तो नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, उसे हमने क्या बोला है, उसे हमने लाइफ स्पेन बोला है। हाँ, अब हर एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है, हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन है, हाँ हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन है वो डिफरेंट होती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन है वो कम होगी, या फिर जो बिगर या फिर जो बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होगी। ऐसा देखा गया है कि जो छोटा ऑर्गेनिज्म रहता है उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा भी हो सकती है और कोई बड़े ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन कम भी हो सकती है। इसीलिए जो लाइफ स्पेन है वो कोई कंफर्म नहीं है कि छोटे के लिए ज़्यादा या कम या बड़े के लिए ज़्यादा या कम। हाँ, लाइफ स्पेन सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स की जो लाइफ स्पेन है वो डिफर ही होती है। अब वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आगे अब लेकिन ये पक्का है लाइफ स्पेन से कि जो डेथ है वो कंफर्म है। इसका मतलब कि क्या, कि कोई भी अमर नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल का मतलब कि कोई भी अमर नहीं है। ठीक है, हर किसी की जो मृत्यु है, मतलब जो डेथ है, वो तय है। स्टूडेंट, अगर हम अब रिप्रोडक्शन की बात करें कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो अपने जैसे, मतलब अपने खुद के जैसे ऑफ स्प्रिंग को या फिर यंग वन को जन्म देता है या प्रोड्यूस करता है। हाँ, अपने जैसे का मतलब क्या, मतलब या सिमिलर टू इट सेल्फ का मतलब क्या, कि अगर कोई डॉग है, हाँ, तो जो डॉग रहेगा वो अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग को, चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और को जन्म देगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को या ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है। और ऑफ स्प्रिंग जो रहेगा ये क्या होगा, ग्रो होगा, हाँ मतलब बड़ा होगा, फिर मेच्योर हो जाएगा, और मेच्योर होने के बाद वो क्या कर सकेगा, वो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स को या न्यू ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे पाएगा, वो कैपेबल हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, और इस हिसाब से एक साइकिल बनती है किस चीज़ की, पहले बर्थ होगा, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, मतलब बर्थ के बाद क्या होगा, वो और बढ़ेगा, मतलब उसकी ग्रोथ हो जाएगी, और ग्रोथ के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं उनके अंदर ये साइकिल जो है, मतलब बर्थ, फिर ग्रोथ के बाद डेथ। हाँ, तो ये पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी देता है। किस चीज़ की कंटिन्यूटी देता है, मतलब क्या करता है रिप्रोडक्शन? ये रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज की कंटिन्यूटी करता है, मतलब वो स्पीसीज को आगे बढ़ाता है। हाँ, एक स्पीसीज है, जैसे कोई सी भी स्पीसीज ले ली जाए, जैसे अपन ने टाइगर ले ली, हाँ, तो ये टाइगर जो है
वो अभी तक क्यों जिंदा है, अभी तक अस्तित्व में क्यों है? क्योंकि उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती ही नहीं तो वह अभी तक उसका अस्तित्व नहीं होता। तो ये अस्तित्व बनाने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। आगे तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जनरेशन या स्पीसीज जो है वो चलती रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है। अब हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे चैप्टर 5 में? चैप्टर 5 में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे आते हैं, हाँ, और इनहेरिटेड, और साथ ही साथ क्या देखेंगे हम, इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब ये दोनों कैसे उत्पन्न होते हैं या कैसे ये आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है जेनेटिक वेरिएशन? मतलब कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, मतलब वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस। तो जेनेटिक चेंज कैसे, मतलब कि उसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी ही चेंज आते जाएंगे, और ये जो कैरेक्टर, ये जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमेशा जाते जाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। तो उसको हमने क्या बोला है? जेनेटिक वेरिएशन बोला है। और वहीं पे हम क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? वो सारे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, हाँ, दूसरी जनरेशन में जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेड। हाँ, तो इनहेरिटेड क्या बोल रहे हैं कि इनहेरिटेड हो कहाँ पे? वो नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हाँ, जो लिविंग वर्ल्ड है, तो उस लिविंग वर्ल्ड में बहुत अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार के क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। हाँ, और उन ऑर्गेनिजम्स ने अपना ही मैकेनिज्म क्या करा है? इवॉल्व करा है, ताकि वो क्या हो सके? वो मल्टीप्लाई हो सके और प्रोड्यूस कर सके, या फिर प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग को। अलग अलग ऑफस्प्रिंग के अंदर अलग अलग जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकती है। ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो हैबिटेट के हिसाब से, और फिर इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से, और सेवरल अदर फैक्टर, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के जो फैक्टर है उसके हिसाब से और उनकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उस इन सारी कंडीशन के हिसाब से देखते हुए उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस जो है वो अलग अलग हो सकती है। कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, मतलब दो, एक या फिर दो, हाँ, मतलब पेरेंट कितने हैं, हाँ, अगर सिर्फ एक पेरेंट है या फिर दो पेरेंट है, हाँ, और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ, तो उसके हिसाब से रिप्रोडक्शन जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ एक पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन में, हाँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और इसमें क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप याद रखिएगा कि गैमेट का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये गैमेट क्या है, आप अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि गैमेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इससे गैमेट जो है, गैमेट वर्ड जो है वो हम आगे और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, तो गैमेट का अगर फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है किसी भी रिप्रोडक्शन में, तो उसमें बाकायदा बात ये आएगी कि वो जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन वहीं अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट साइड अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहाँ पे 2 पेरेंट्स हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे, विच इज अपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल। ठीक है, और इसमें क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। हाँ, मतलब इसमें किसका फ्यूजन होगा? मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जब जाके रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।